नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रिपु दमन गौड़ है और आज हम बात करेंगे भविष्य का भारत और भारत का भविष्य। जी हाँ, 2030 का भारत कैसा होगा और 2030 में भारत कैसा होगा, इसका एक टेक्नो पॉलिटिकल अनुमान करने के लिए आज हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ है जाने माने शिक्षाविदी, हमारे मित्र डॉक्टर शशांक अवस्थी। स्वागत है डॉक्टर शशांक आपका इस वार्तालाप में। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। हम एक बार पुनः इस शो में शामिल हुए हैं और आशा करते हैं कि हमारी इस शो की एक एपिसोड्स की एक सीरीज चलती रहेगी। जी, आपने इतिहास कायम किया, आपका जो पहला पॉडकास्ट था और हम सब ने देखा कितना कितना सही तरीके से वो वायरल हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया क्योंकि जो वार्तालाप था काफी नेचुरल वार्तालाप था। डॉक्टर साहब, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि एक दोहा है कि संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए। आप जैसे महान व्यक्ति के साथ मिलके जो हमने बातचीत की, निश्चित तौर पे वो पॉडकास्ट सफल होना ही था। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान सभा होए, मूर्ख से मूर्ख मिले, तर तड़ाई हो। वंडरफुल डॉक्टर साहब, हम एक दूसरे की तारीफ तो खैर करते रहेंगे, लेकिन अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा था भारत का भविष्य और भविष्य का भारत। पर्टिकुलरली मैं 2030 को लेकर के चलना चाहूंगा। हम बहुत अनुमान लगाते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इकोनॉमिस्ट है, जो टेक्नोलॉजिकल जानकारी रखते हैं, वो लोग बोलते हैं कि 2030 में हम देखेंगे बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होने वाले हैं, पर्टिकुलरली एआई। हर रूप में, हर क्षेत्र में मुझे लग रहा है एआई अपना एक रोल प्ले करने वाला है। किस हद तक करेगा वो चर्चा का विषय है। दूसरा, अगर मैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखूं, राजनीतिक और तकनीकी हिसाब से आप क्या देखते हैं 2030 में क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, जहां तक 2030 की बात आप कर रहे हैं जी, हम 2030 से लेके 2047 तक का एक पूर्वानुमान खाका आपके सामने रखेंगे। आपने भी एआई की बात की है। आने वाले समय में एआई एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। क्योंकि एआई जो है, एआई देश का भविष्य बदलने वाली है। लोगों को डर है कि एआई से लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, एआई से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एआई किसी की जॉब नहीं खाएगी। एआई उस चीज को खाएगी जो लोगों की जॉब को खाएगा। जो एआई से क्या होगा, जॉब्स को नहीं खाएगी एआई। एआई उन चीजों को खाएगी जो लोगों को खा जाते हैं, जिससे पीपुल स्किल्स होते हैं। प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में, जैसे आपके लोग किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, कई ऐसे काम होते हैं जो हमें रोबोट से कराने चाहिए। ओके, एआई का मतलब केवल मैकाट्रॉनिक का रोबोट से नहीं है। आने वाले भविष्य में मेरा जो मानना है कि एआई हुई, क्वांटम कंप्यूटिंग हुई, ये देश का भविष्य बदलने वाली चीजें हैं। देश का भविष्य बदलने वाले। आपने बात करी कि एआई इज नॉट गोइंग टू किल द जॉब्स और ईट आउट द जॉब्स, लेकिन ये बात सही है कि एआई शायद जॉब्स नहीं खत्म करेगी, लेकिन एक व्यक्ति जो एआई जानता है उस व्यक्ति को रिप्लेस करेगा जो एआई नहीं जानता है। नो मैटर आप किस फील्ड में है, हर फील्ड में मेरे ख्याल से एआई के जो एप्लीकेशन है वो आने वाले हैं। मेरे ख्याल से यही आप कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना है कि एक दो फील्ड होंगे इसमें। एक फील्ड होगा जो एआई से एप्लीकेशंस क्रिएट करेगा और दूसरे वो लोग होंगे जो एआई की उन एप्लीकेशंस को यूज करना जानेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर एआई को हम स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स में मैं देखता हूँ जी, हम देख रहे हैं कि आज की डेट में कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहां एआई के एप्लीकेशंस ना हो। राजनीति को मैं विशेष रूप से देखूं तो क्या लगता है, क्या संसद में, चुनाव प्रचार में, राजनीतिक फैसलों में एआई अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है? निश्चित तौर पे जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, एआई बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रही है। वो दिन दूर नहीं कि इस देश के अंदर एक वर्चुअल संसद होगी। चलो, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और जो राजधानी है वो दिल्ली है। राजधानी बहुत से ऐसे दुर्गम इलाकों से बहुत दूर है। आदिवासी एरिया ऐसे आते हैं जहाँ से सांसद को वहां तक आने में बहुत खर्चा लगता है। पैसे भी बचाएगी और टाइम भी बचाएगी। तो वर्चुअल संसद मेरे हिसाब से बहुत जल्द, बहुत दिन दूर नहीं कि देश के अंदर एक वर्चुअल संसद भी चलेगी, चुने हुए प्रतिनिधि होंगी। एआई एक चीज में, और मैं आपको थोड़ा सा उसमें एक चीज और ऐड करूंगा। आपने जो विधायिका की बात की, लॉ की बात की, अभी देखिए आप कोई भी मुकदमे हैं, सालों पड़े रहते हैं केसों का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो एआई उन विधायकों में, जो विधायिकाएं बनी हुई हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये क्या करेंगे, एआई इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और मेरे ख्याल से काफी कोर्ट्स में हम ये देख भी रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस हो भी रहे कि लोग अपने केस को सॉल्व करने में जो उसका स्पीड है, दैट इज बिकमिंग फास्टर देन मच बिफोर देन द पास्ट। ओके, अब अगर एआई के एप्लीकेशंस में देखता हूँ,
भविष्य में आप देखते हैं? जब भारत की प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं कि तकनीकी समृद्ध देशों में भारत को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? हम देखते हैं द स्पीड बाय विच चाइना हैज ग्रोन, बाय विच यूएस इज ग्रोइंग एंड इंडिया इज इवॉल्विंग। तो आने वाले कुछ सालों में या दशकों में भारत को तकनीकी समृद्ध देशों की पंक्ति में डॉक्टर साहब आप कहाँ देखते हैं? 2043 तक या हम बोले विकसित भारत बनने तक थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें जी, क्योंकि हमें एक बुलेट ट्रेन लाने में कितने साल लग गए जी, आप जी, समझ रहे हैं, जी, अभी भी नहीं आई है। जी, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जिससे कोई देश का कोई भी व्यक्ति हर्ट हो, कोई ये कहे कि हम देश को, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। टाइम लगने वाला। दूसरा सवाल आपका डॉक्टर साहब क्या था? मैं ये कह रहा था कि जो तकनीकी समृद्ध देशों की पंक्ति है, देखिए, तकनीकी समृद्ध देशों की पंक्ति में हम अभी भी खड़े हुए खड़े हैं। एक चीज होती है ना कि हम पंक्ति में खड़े हुए हैं, हम अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, बट वी आर नॉट पॉलिश्ड एट ऑल। पूरी तरीके से पॉलिश्ड नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जिसके क्षेत्र में हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, रक्षा क्षेत्र में हम क्या, हमारा तेजस हमने बनाया, HAL बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी आयुध निर्मात्री बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें इंजन की जरूरत होती है फाइटर प्लेन की, तो हमें दूसरों से मांगने पड़ते हैं, दूसरों पे निर्भर है। रशिया को बोल रहे हैं, रसिया को बोल रहे हैं हमें ये इंजन चाहिए। हम जब एक जैसे अभी S-400 की बात करते हैं, हम डिफेंस सिस्टम्स के लिए, हम एरो डिफेंस सिस्टम, उसके लिए हम दूसरों से कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ हम इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वी नीड सम टाइम। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि काफी हद तक हम आगे आए हैं, लेकिन एक लंबा रास्ता है जाने के लिए। आपने बात करी डॉक्टर साहब सुरक्षा की, दृष्टिकोण की। ये नया भारत है जो घुस के मारता है जी, और ये नया भारत है और ये प्राचीन भारत भी है जो घुस के मारता था। यहाँ मैं रेफरेंस देना चाहूंगा कि किस तरीके से हनुमान जी ने जी, लंका गए, लंका को जलाया और एक मैसेज दे दिया कि अगर हमारी सीता माता को उठाओगे तो घुस के मारेंगे। तो जो मैसेज हनुमान जी ने दिया था कि घुस के मारेंगे, आज की सरकार है वही मैसेज दे रही है कि घुस के मारेंगे। ये सरकार पूरी तरीके से ये मैसेज दे रही है, लेकिन तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में अंतर है। जी, तब भी आप AI से कनेक्ट करिए इसको, आप या वर्तमान परिस्थिति में आप डिसीजन मेकिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। राम सेतु जो बना था, वो सेतु केवल पत्थरों का सेतु नहीं था, वो आपस की बॉन्डिंग का सेतु था, टेक्नोलॉजी का सेतु नहीं था, वो विश्वास का सेतु था। आज हम दूसरे के घर में घुस के मार रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश की पॉलिटिकल पार्टियां हमसे ही सबूत मांगती हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ना किसी का सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन वो हमसे ही सपोर्ट में, मतलब बॉन्डिंग की कमी है, डिसीजन मेकिंग है, लेकिन विश्वास की कमी है। जब तक ये विश्वास नहीं होगा, हम दूसरे के घर में घुस के मारेंगे तो, लेकिन हमें कभी कभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही जब गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही लोग अपने पे क्वेश्चन अगर उठाएंगे तो फिर दिक्कत होती है। आपके साथ वार्तालाप में एक खूबसूरत बात क्या रहती है डॉक्टर साहब, आपका मन बड़ा स्वच्छ है। अगर पॉलिटिकल आपका इंक्लिनेशन है तो वार्तालाप में दिखता है। आपने जो प्रश्न लगाया कि हमारे अपने ही लोग उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, पूछते हैं, मेरे ख्याल से मेरे दर्शक समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अभी उसी पर बात करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि युग अब डिफरेंट है। उस समय भी मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, जब हम रामायण काल की बात करें, अगर हनुमान जी को कहीं जाना होता तो पहुंच जाते थे। आपको नहीं लगता नेविगेशन सिस्टम उस समय कितना स्ट्रॉन्ग रहा हो? बिल्कुल, उनको पता था कि संजीवनी बूटी कहाँ कहाँ मिलेगी, बिल्कुल, मेडिकल उनको पता था कि लंका में कैसे पहुंचूंगा, बिल्कुल, इतना स्ट्रॉन्ग नेविगेशन सिस्टम रहा होगा। तो आज जो बोल रहे हैं हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए, क्या हम उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए हैं जो हम अभी नहीं हुए? आप देखिए उस समय देखिए ब्रह्मास्त्र क्या था, कोई बम होगा, कोई मिसाइल ही तो होगी, जो गाइडेड मिसाइल होगी, अनगाइडेड गाइडेड मिसाइल विद प्रिसीजन, उस जमाने में था। तो जब युग बदलते हैं, सृष्टि बनती है तो विनाश भी होता है, और विनाश के बाद फिर नया जन्म होता है। तो ये फिर उसी दिशा में हम आगे जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे भारत एक नई शक्ति के रूप में, विकसित भारत के रूप में उभरेगा। तो देखिए, भारत एक नए भारत के रूप में उभर चुका है, नई शक्ति के रूप में उभर चुका है। हम सब उस नई शक्ति के आगाज का हिस्सा है। हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस कप के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉन्वर्सेशन को वॉच करने के लिए। हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।